वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 16 भारत भौतिक स्वरूप। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल से इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता था। भारत तीनों ओर समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है तथा उत्तर में यह एक विशाल पर्वतमाला द्वारा शेष एशिया से अलग है। अंत इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए इसे भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। आकार की दृष्टि में भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। आकार में विशालता के कारण इसके भौतिक स्वरूप में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके मुख्य भौतिक स्वरूपों की जानकारी प्राप्त की जाए। विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे भारत के भूगोल के मुख्य पक्षों को जान लें। मुख्य प्रवाह, उच्चवश पर्वत श्रृंखला, पठार पर्वत, अपवाह तंत्र, हिमनी, ज्वालामुखी इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप अंशांश और देशांत के संदर्भ में भारत की स्थिति बता सकेंगे। मानचित्र एवं भूगोल की मदद से पड़ोसी देशों, महाद्वीपों, गोलार्धों और हिंद महासागरों के संदर्भ में भारत की स्थिति के महत्व का वर्णन कर सकेंगे तथा अन्य देशों से भारत के क्षेत्र की तुलना कर सकेंगे। प्रमुख भू आकृति विभागों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। भारत के प्रमुख भौतिक लक्षणों और नदियों को रेखा मानचित्र में दिखा सकेंगे। मानचित्र की नदियों की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से तुलना कर सकेंगे। निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि भारत की विधित तथा विधित संस्कृति इसके विधित भौतिक लक्षणों का ही परिणाम है। व्याख्या कर सकेंगे कि भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार एक दूसरे से पूरक है। भारत की स्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व में ऊंचे नवीन वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण एशिया के भाग को भारतीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश है। निष्कर्ष: पाक जल संधि के द्वारा अलग द्वीपीय देश श्रीलंका भी इसी का अंग है। इस उपमहाद्वीप में 3/4 क्षेत्र में भारत का विस्तार है। सबकी सीमाएं उपमहाद्वीप के अन्य सभी देशों को छूती है। अन्य 5 देशों सहित भारत एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। उपमहाद्वीपीय के सभी देश संस्कृति दृष्टि से भी एक दूसरे के निकट है। प्राचीन काल में हमारा देश आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहने लगे। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही रखा गया। यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। संविधान में हमारे देश में 2 ही नाम स्वीकृत हैं, भारत या इंडिया। भारत पूर्वी सतह की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 सेल्सियस से 4 और 37 सेल्सियस से 6 उत्तरी अंशों तथा 68 सेल्सियस 7 97 सेल्सियस 25 पूर्वी देशांतरों के बीच फैली है। इस प्रकार भारत का अंशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अंशों में है, लेकिन धरातल पर वास्तविक दूरी से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व तथा इसमें पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। अंशीय और देशांतरीय विस्तार समान होने पर भी वास्तविक दूरी भी इतना बड़ा अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विषुववृत्त वृत्त पर 2 क्रमिक देशांतरों के बीच की दूरी घटती है और ध्रुवों पर यह 0 हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु में मिल जाती है। इसके विपरीत किसी भी देशांतर रेखा पर 2 क्रमिक अंशों वृत्तों
के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी सदैव एक समान अर्थात 1011 की भी ही रहती है। निम्नलिखित सारिका में से ये बात भली बात स्पष्ट हो जाती है। अंश दूरी किलोमीटर 0 111 10 109.6 20 104.6 30 96.4 40 85.4 50 71.7 60 55.8 70 68.2 80 19.4 90 0। ग्लोबल पर दृष्टि डालते ही इस बात को सहज ही समझ लेंगे। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका तमिलनाडु में कन्याकुमारी इसका दक्षिणी छोर है, लेकिन देश का दक्षिणतम छोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इसे इंदिरा पाइट कहते हैं। ये 6 सेल्सियस से 30 उत्तरी अंशांश पर स्थित है। भारत का पश्चिमी सिरा गुजरात में तथा पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखें कि इतने बड़े अंशीय विस्तार का भारतवासियों पर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देश के उत्तरी भाग विषुववृत्त से काफ़ी दूर है। अंत इन भागों में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है, फलस्वरूप यह सूर्य ताप कम मिलता है। अंत दक्षिणी भागों के विपरीत ये भाग ठंडे हैं। अधिक अंशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। विषुववृत्त वृत्त के निकट स्थित भारतीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि लगभग 45 मीटर का अंतर होता है। भारत के उत्तरी भागों में दिन और रात की अवधि में यह अंतर क्रमशः बढ़ता ही जाता है। उत्तरी भाग में यह अंतर 5 घंटे तक का हो जाता है। कर्क वृत्त भारत के लगभग बीच से होकर गुजरता है। इस प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है और कर्क वृत्त के ऊपर का शेष आधा भाग शीतोष्णकटिबंधीय में आता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है तथा दक्षिण के बाद उसका उदय होता है। पृथ्वी 360 सेल्सियस से अपने देशांतरीय विस्तार को 15 सेल्सियस प्रति घंटे की से 24 घंटे में पूरा करती है। भारतीय देशांतरीय विस्तार लगभग 29 सेल्सियस का है। अंत भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के वास्तविक समय के लगभग 2 घंटों का अंतर रहता है। इस प्रकार जब भारत के पूर्वी छोर पर सूर्योदय होता है तब पश्चिम छोर अंधकार में डूब जाता है। समय के अंदर की इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्य देशों की तरह भारत ने भी एक मानक मध्याह्न रेखा का चुनाव किया। मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उस समय को देश का मानक समय माना जाता है। भारत की ही मानक मध्याह्न रेखा 82 सेल्सियस 30 पूर्वी देशांतर है। इसका स्थानीय समय ही सारे भारत का मानक समय माना गया है। मध्याह्न रेखा का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि वह देश के लगभग मध्य से गुजरते तथा 7 सेल्सियस 30 से पूरी विभाजित हो जाए। 42 सेल्सियस से 30 देशांतर रेखा इन दोनों ही कसौटियों पर खरी उतरती है। भारत का उत्तरी मध्य भाग चौड़ा है, जबकि इसका दक्षिणी भाग हिंद महासागर की ओर अग्रसित होता गया है। इस प्रकार हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के कारण 2 भागों में विभाजित हो गया है। उत्तरी हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर के नाम से भी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूह सहित भारत की फीट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। पाक जल संधि भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से पृथक करती है। आकार संसार के कुल भूक्षेत्र का 2.42% भाग भारत में है, जबकि इसे संसार की सबसे कुल जनसंख्या के लगभग 16% भाग का भरण पोषण करना पड़ता है। भारत की जनसंख्या वाले पाठ में आप इसके विषय में
और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत में भूसीमा 200 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश और से हमारे देश की सीमाएं मिलती है। भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश है। इसकी प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली हमारी अधिकतर सीमा मानव निर्मित है। प्राकृतिक सीमा के निर्धारण के लिए यहाँ ना कोई पर्वत है ना कोई नदी। यदि आप भारत के संपूर्ण भूसीमा पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि यह कहीं तो अन्यत्र गर्म, शुष्क और निर्जन मरुभूमि से गुजरती है, तो कहीं लहराते खेतों से और कहीं कल कल करती नदियों से। यही भूमि सीमा एक और हिमाद्रित पर्वत श्रेणियों से गुजरती है तो दूसरी ओर आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। विविध प्रकार की भूमियों से गुजरने वाली ऐसी विस्तृत भूसीमा की सुरक्षा का कार्य अत्यधिक कठिन है। इसलिए सीमा पर पहरेदारी करने वाले भारतीय सिपाही को अत्यंत प्रतिकूल दशाओं का सामना करना पड़ता है। सेना का एक ही जवान कभी अत्यधिक बर्फीले प्रदेशों का प्रभारी मानता है तो कहीं तपती दोपहर के तपते रेत पर पहरा देता है। कभी उसकी जवान की नियुक्ति उत्तर पूर्वी की दरदराती और छरीली भूमि पर या अध्ययन वर्षा वनों से अत्यधिक भूमि पर होती है। इतनी लंबी और विविध प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण भूमि से गुजरने वाली भू सीमा पर राष्ट्र को प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया महाद्वीपों के बीच विस्तृत हिंद महासागर के शीर्षक पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर से होकर शेष महाद्वीपों से संपर्क रखना आसान है। उपमहाद्वीप में स्थित सभी देशों में से केवल भारत के साथ ही उपमहाद्वीप के देशों की भूसीमा मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत के पूर्वी छोर तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समूह में 2 घंटे का अंतर रहता है। 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानकर समय के साथ इस अंतर को एक सीमा तक कम कर लिया गया है। ये देखिए भारत भूआकृतिक विभाग। पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, भारत, हिंद महासागर, श्रीलंका। इसमें आप देख सकते हैं। चित्र 16.1 भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक आकृतिक विभाग। भारत भौतिक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलकृता पाई जाती है। एक मोटे अनुपात के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 29.3% भाग पर पर्वत, 27.7% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर मैदान फैले हुए हैं। भू आकृतिक दृष्टि से भारत को 4 विभागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी विशाल पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान, विशाल पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। आइए इन भू आकृतिक विभागों के विषय में कुछ अधिक विस्तार से जानें। उत्तरी विशाल पर्वत। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित कश्मीर की उत्तरी पर्वत श्रृंखला तथा पठार घास हिमालय पर्वत और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ी सम्मिलित है। इन सभी को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। हिमालय पर्वत, हिमालय पार पर्वत श्रृंखलाएँ, पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय। हिमालय पर्वत। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंडन से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंडन तक हिमालय का विस्तार है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से लेकर
पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बीच में गहरी घाटियां और विस्तृत पठार हैं। हिमालय के ढाल भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर मंद है। हिमालय पर्वत पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग से एकदम ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि इसके 2 सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में और कचजुंगा मैदानी भाग से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। इसके विपरीत हिमालय का पश्चिमी भाग मैदानी क्षेत्र से धीरे धीरे ऊपर उठा है। इसी कारण यहाँ ऊंची चोटियों और मैदानों के बीच कई श्रृंखलाएं मिलती हैं। इसलिए इस भाग की ऊंची चोटियाँ जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि मैदानी भाग से काफ़ी दूर है। हिमालय में 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमगिरी, हिमाचल, शिवलिंग। हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय, ये हिमालय की सबसे ऊपरी तथा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की यही एक पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। इस शैली की कोड ग्रेनाइट शैलों से बनी है। इसके आसपास कार्यतांत्रिक और औषधि शैलें भी मिलती हैं। इस शैली में पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत शिखर 8126 मीटर तथा पूर्वी छोर पर नाम चौरावा शिखर 7756 मीटर है। इस पर्वत शैली की मुख्य तल से औसत ऊंचाई लगभग 61,000 मीटर है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक पर्वत शिखर 6100 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है 8848 मीटर। इसी शैली में स्थित है कंचनजुंगा 8598 मीटर। मंगलू, धौलागिरी तथा अन्नपूर्णा आदि हिमगिरी की अन्य चोटियां हैं। इनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। कंचनजुंगा भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। हिमगिरी पर्वत शैली वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। इस हिमाच्छादित पर्वत शैली में छोटी बड़ी अनेक हिमानियाँ हैं। इन हिमानियों का बर्फ पिघल कर उत्तर भारत की नदियों में बहता है, जिससे वह सदा नीरा बनी रहती है। गोत्री और यमगोत्री ऐसी ही हिमानियाँ हैं। हिमगिरी पर्वत शैली को जोजिला, शिवकिला, नीथी नाथुला आदि दर्रों से होकर पार किया जा सकता है। हिमाचल लघु हिमालय, ये पर्वत शैली हिमगिरी के दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत शैली 60 से 80 किलोमीटर तक चौड़ी है तथा 1000 से 4500 मीटर तक ऊंची है। इसके कुछ शिखर 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। ये शैली बहुत ही उबड़ खाबड़ है। इसमें सीपड़ के द्वारा बड़े पैमाने पर शैलों का कार्यतरण हुआ है। अंत इस शैली की रचना कार्यतांत्रिक शैलों द्वारा हुई है। इस शैली के पूर्वी भाग के मंद ढाल घने वनों से ढके हैं। अंततः इस शैली के दक्षिण विमुख ढाल बहुत तीव्र है और वनस्पति विहीन है। उत्तराभिमुख ढालों पर धंसन वनस्पति पाई जाती है। कश्मीर में इस शैली को पीर पंजाल तथा हिमाचल प्रदेश में धौलाधार या स्थानीय नामों से जाना जाता है। कश्मीर में सुमेंगे घाटी पीर पंजाल और हिमगिरी श्रेणी के बीच विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश श्रेणी में ही कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश शैलियों में ही प्रमुख परिवर्तनीय नगर बसे हैं। शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं। नैनीताल के आसपास अनेक सुंदर झीलें हैं।
शिवलिंग वहाँ हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी में शिवलिंग के नाम से विख्यात हिमालय के हिमगिरी और हिमाचल पर्वत शैली शिवलिंग से पहले बन चुकी थी। हिमगिरी और हिमाचल शैली से निकलने वाली नदियाँ कंकड़, पत्थर, बालू और मिट्टी भरी मात्रा में बहाकर लाती है और इन्हें तेजी से सिकुड़ते टेथिस सागर में जमा कर देती है। कलन तंत्र में हुई हलचलों के कंकड़, पत्थर और बालू के अवसादों में मोड़ पड़ गए और इस प्रकार शिवलिंग श्रेणी का निर्माण हुआ। ये सबसे कम संगठित शैलियाँ हैं। हिमगिरी और हिमाचल पर्वत शैलियों की तुलना में शिवलिंग श्रेणियाँ कम ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हिमाचल और शिवलिंग श्रेणियों के बीच फैली चौरस घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून की घाटी इसका उदाहरण है। हिमालय पार की पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर राज्य में हिमगिरी के उत्तर में कुछ पर्वत श्रृंखला फैली है। इसमें जस्कर पर्वत शैली हिमगिरी के समांतर वितरित, जस्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत शैली है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अनेक विद्वान जस्कर और लद्दाख श्रेणियों को वितरित हिमालय के ही अंग मानते हैं और उन्हें कश्मीर हिमालय में सम्मिलित करते हैं। लद्दाख पर्वत शैली के उत्तर में काराकोरम पर्वत शैली है। संस्कृत साहित्य में काराकोरम का नाम कृष्णगिरी है। इस पर्वत शैली का एक पर्वत शिखर के 8611 भी एवरेस्ट शिखर के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपर पूर्वी भाग में लद्दाख का पठार। यह पठार हमारे देश का बहुत ऊंचा, सूक्ष्म और दुर्गम क्षेत्र है। पूर्वांचल ब्रह्मपुत्र महाखंड के पार भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में फैली पहाड़ियों का सम्मिलित नाम पूर्वांचल। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 से 3000 मीटर तक है। यह पहाड़ियाँ दक्षिण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित है। मिर्जिमी, पटकाई भूम, नागा मणिपुर और मिर्जो, लुसाई तथा त्रिपुरा इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का ही एक भाग है। इस पठार में गोरो, खासी और जैतिया पहाड़ी हैं। संरचनात्मक दृष्टि से यह महाद्वीपीय भारत का ही नाम माना जाता है। हिमगिरी, हिमालय और शिवलिंग हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला हैं। जस्कर, लद्दाख तथा काराकोरम तथा इनके पूर्वी विस्तार के रूप में फैले तिब्बत, कैलाश, हिमालय पार की पर्वत शैलियाँ हैं। मिक्सिमी, पटाई, बुन, नागा मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा आदि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी विशाल मैदान यह मैदान हिमालय के दक्षिण तथा भारतीय विशाल पठार के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। यह मैदान पश्चिम में राजस्थान के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये मैदान बहुत उपजाऊ है। क्षेत्र की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इसी मैदान का असंख्य गाँव और अनेक बड़े नगरों में रहता है। ये मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में भारतीय विशाल पठार से बहकर लाई गई मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों से प्रतिवर्ष पर्वतीय क्षेत्रों से मिट्टी लाकर इस मैदान में जमा करती रहती है। अंत इस मैदान में मिट्टी की परतें बहुत गहरी तक पाई जाती है। कहीं कहीं तो इसकी गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है। यह मैदान एकदम सपाट और समतल है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। समुद्र की ओर मंद ढाल होने के कारण इस मैदान में नदियाँ बहुत ही धीमी गति से बहती है। बनारसी से गंगा के मुहाने तक ढाल केवल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। अम्बाला के आसपास की भूमि अपेक्षाकृत ऊंची है। अंत यह भाग पूर्व में गंगा और पश्चिम में सतलुज नदी घाटियों के बीच जल विवाह का काम करता है। इस जल
विभाजक के पूर्व की ओर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम की ओर की नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं। मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को बेगार कहते हैं। इस भाग में नदियों की बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता। इसके विपरीत खदर मैदान का अपेक्षाकृत नीचा भाग है, जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता रहता है। पंजाब में कादर को भेंट कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में शिवलिंग पर्वत शैली के साथ साथ 10-15 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी को भांबर कहते हैं। ये पट्टी कंगली बुलाई मिट्टी से बनी है। ग्रीष्म ऋतु में छोटे छोटे नदी नाले इस मिट्टी में भूमिगत हो जाते हैं और इसे मिट्टी को पार करके इसका जल धरातल पर पुनः आ जाता है। ये एक भंवर के साथ साथ फैली 15-30 किलोमीटर चौड़ी तराई नाम की पट्टी में जमा हो जाता है। इससे यह दलदली क्षेत्र बन गया है। तराई का अधिकांश क्षेत्र कृषि योग्य बना लिया गया है। उत्तरी विशाल मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमी मैदान, उत्तरी मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान। पश्चिमी मैदान में राजस्थान का मरुस्थल और अरावली पर्वत शैली का पश्चिमी बेगैर क्षेत्र सम्मिलित है। मरुस्थल का कुछ भाग चट्टानी तथा कुछ भाग रेतीला है। प्राचीन काल में ये सरस्वती और दिस्त प्रवृत्ति नाम की सदानीरा नदियाँ बहती है। उत्तरी मैदान के इस भाग में बीकानेर का उपजाऊ क्षेत्र भी है। पश्चिमी मैदान में लूनी नदी कच्छ के रन में जाकर विलीन हो जाती है। संबार नाम की खारे पानी की प्रसिद्ध झील में इस क्षेत्र में उत्तरी मध्य मैदान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैला है। इस मैदान का पंजाब और हरियाणा में फैला भाग सतलुज, रावी और व्यास नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ये भाग बहुत उपजाऊ है। इस मैदान का उत्तर प्रदेश में फैला गया गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से बना है। मैदान का ये भाग भी बहुत उपजाऊ है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालन कर रहा है। पूर्वी मैदान गंगा की मध्य और निचली घाटी में फैला है। इस मैदान का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में है। बिहार राज्य में गंगा नदी इस मैदान के बीच से होकर बहती है। गंगा की ओर से घाघरा, गंडक और कोसी तथा दक्षिण ओर से सोना इसी मैदान में गंगा में मिलती है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो मैदानी भाग है उसका विस्तार हिमालय के पाद प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। यहाँ इस मैदान कुछ अधिक चौड़ा हो गया है। इसका दक्षिणी भाग डेल्टा क्षेत्र में है। इस डेल्टा क्षेत्र में गंगा अनेक वितरिकाओं में बट जाती है। हुगली गंगा की वितरिका का सबसे कच्छ उदाहरण है। ये मैदानी भाग में बहुत उपजाऊ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारतीय विशाल मैदान का उत्तर पूर्वी भाग असम में वितरित है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। ब्रह्मपुत्र में अक्सर ये भयानक बाढ़ें आती है। समय के साथ विशाल जलराशि दूर दूर तक फैल जाती है। बाढ़ के बाद नदी अपनी धारा बदल देती है। इससे नदी की धारा में अनेक द्वीप बन गए हैं। ब्रह्मपुत्र की धारा में बना मंजुली 1550 वर्ग किलोमीटर है। द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये मैदानी भाग ये बहुत उपजाऊ है। ये मैदानी भाग 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान के डेल्टा प्रदेश में बांग्लादेश स्थित है। उत्तरी विशाल मैदान हिमालय और भारतीय पठार से बहकर लाई गई मिट्टी से बना है। ये मैदान एकदम सपाट और समतल है। इसे ढाल नाम मात्र का ही है। मैदान 2 प्रकार का है, बगैर और खदार। पूर्वी विशाल मैदान में 4 भाग हैं
पश्चिमी मैदान, उत्तरी मध्य मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत विशाल पठार। उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिणी में भारतीय विशाल पठार फैला है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात देश का लगभग आधा भाग पठारी प्रदेश है। यह प्राचीन चट्टानों से पठारी प्रदेश। इस प्रदेश के छोटे बड़े अनेक पठार पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नदी घाटियाँ हैं। भारतीय विशाल पठार की ओर पश्चिमी सीमा पर अलावरी पहाड़ियाँ हैं। बुंदेलखंड का पठार कैमूर तथा राजमहल की पहाड़ी इसकी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। पश्चिमी घाट सहित उत्तरी और पूर्वी घाट विशाल पठार के क्रमश पश्चिमी और पूर्वी सीमा से बनते हैं। इस पठार का अधिकांश धरातल 400 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस पठार का सबसे ऊंचा स्थान आयन मुद्री शिखर 2665 मीटर है। इस पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। विशाल पठार अत्यधिक प्राचीन भूखंड है। ये भाग प्राचीन गोंडवानालैंड का हिस्सा रहा है। यह भाग प्राचीन काल से सदैव समुद्र तल से ऊपर रहा है। इसी से इसका बड़े पैमाने पर अंशातन हुआ है। इसके पर्वत अस्पष्ट प्रकार के पर्वत है। ये पर्वत बहुत कठोर शैलों के बने हैं। इन पर अन्याचन की शक्तियों का प्रभाव कम पड़ा है, जबकि इनके आसपास की भूमि की शैल अपरदित होकर बह गई है। प्राचीन होने के कारण विशाल पठार की नदियों में अपना आधार तल लगभग प्राप्त कर लिया है। वह चौड़ी और उथली घाटियों में बहती है। भारतीय विशाल पठार की विशेष रूप से इसके दक्षिणी भाग की रचना कार्यतांत्रिक और आग्नेय शैलों से हुई है। नर्मदा नदी ने इस विशाल पठार को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। नर्मदा नदी के ऊपरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस भाग का अधिक प्रचलित नाम दक्कन का पठार है। मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर तथा उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में फैली। इसके पश्चिमी पठार में अमरावती गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर की दूरी में फैली है। दिल्ली के निकट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 400 मीटर तथा दक्षिण में 150 मीटर तक है। गुरु शिखर 1772 मीटर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थल माउंट बाबू एक सुंदर परिवर्तनीय नगर है। अरावली के पूर्व की भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक भाग अलबरा के पठार के नाम से जाना जाता है। यह भाग अलावरी के दक्षिण पूर्व तथा मध्यांचल श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है। चंबल और बेतवा नदियाँ इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती है। मध्य भूमि में वह भाग जो मलबा पठार के पूर्व में फैला हुआ है बुंदेलखंड के पठार के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड के पूर्व में मेंढलखंड का पठार तथा इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। मध्यवर्ती भूमि के दक्षिणतम भाग में विंध्याचल और उत्तर पूर्व में महादेव कैमूर तथा मैकाल की पहाड़ी नर्मदा घाटी की ओर विंध्याचल श्रेणी के एकदम खड़े कगार है। इससे इसी बात की पुष्टि होती है कि नर्मदा का भ्रश या रिफ्ट घाटी में बहती है। इस शैली में मुद्रे बहुत कम हैं। अंत प्राचीन में ये काफ़ी समय तक उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अवरोध बना रहा है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी से घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा शैलियों के बीच के भूभाग के नीचे की ओर घुसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार ये भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भूआकृतिक विभाग है। इस पठार की आकृति त्रिभुज के समान है।
इसकी एक भुजा कन्याकुमारी से राजमहल पहाड़ियों को जोड़ने वाली एक रेखा है जो पूर्वी घाट से होकर गुजरात है। दूसरी भुजा सतपुड़ा शैली से महादेव पहाड़ियाँ मैकाल शैली में राजमहल की पहाड़ी है। तीसरी भुजा से त्रिशैनी पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा ऊंचाई 500 से 1000 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में सह्याद्री शैली है। अरब सागर के तट के साथ फैले खड़े ढाल वाले सह्याद्री विषमकारी है। पश्चिम में स्थित होने के कारण इसका एक नाम पश्चिमी घाट भी है। घाट शब्द का अर्थ पहाड़ है अतः इसका यह नाम विशतक ही है। सह्याद्री की औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। केरल में स्थित अनाईमुखी शिखर 2695 मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अनाईमुथी अम्बालाई सैनी कंडेम पहाड़ी और पलनी पहाड़ियों का मिलन बिंदु है। पलनी पहाड़ी के कोंड कानल एक सुरम्य पर्वतीय नगर है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैले हैं। इन्हें पूर्वद्री शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये शैली तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी पर सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिल जाती है। नीलगिरी में उदगमंडलम ऊपरी नगर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। यह नगर तमिलनाडु में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व यह मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर का ग्रामकालीन निवास स्थान हुआ करता था। सह्याद्री शैली की भांति यह अवच्छिन्न नियंत्रण नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्ण पेन्नार और कावेरी नदियों ने इस कई स्थानों पर खंडित किया है। सह्याद्री और पूर्वी घाट के बीच के पठार भाग को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में फैला तेलंगा का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग को बुंदेलखंड का छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में हमारे देश की प्रसिद्ध कोयला पेटी है। यह और भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं। विशाल पठार की आकृति त्रिभुज के समान है। इसके दो प्रमुख विभाग हैं मध्यवर्ती उच्चभूमि और प्रायद्वीपीय पठार। अरावली हिमाचल सह्याद्री पूर्वद्री अलमारी केडम पलनी महादेव मैगार और सतपुड़ा विशाल पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। चंबल नर्मदा तापी महानदी गोदावरी कृष्ण और कावेरी प्रमुख पठारी नदियाँ हैं। तटीय मैदान हमारे देश का विशाल पठार चारों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तरी विशाल मैदान तथा दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में तटीय मैदान। पूर्वी तट मैदान उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैला है। पश्चिमी मैदानीय तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है। इस मैदान में महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा सम्मिलित हैं। इस मैदान के चिल्का और पुलिकट दो बड़े बड़े अनूप लैगून है। यह झीलें बंगाल की खाड़ी के थोड़े थोड़े जलीय भाग के बालू भित्ति के द्वारा घिर जाने से बनी है। चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में ये 75 किलोमीटर लंबी है। पुलिघट झील चेन्नई नगर के उत्तर में है। गोदावरी कृष्ण और नदियों के डेल्टाओं के मध्य के केरलू झील है। पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है। इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में कच्छ में तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला है। गुजरात के मैदान को छोड़कर ये मैदान पूर्वी तटीय मैदान
से कम चौड़ा है। दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और यह दक्षिण की ओर संघरा होता गया है। गुजरात कच्छ में रण तथा खंडियालवाड़ के मैदानों में कहीं कहीं चट्टानी टीले और छोटी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना है। उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर का तटीय भाग कोंकण कहलाता है। एक कटा फटा है। इसमें यही छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। यहाँ कई प्राकृतिक पूर्णता से है। गांव से मंगलोर तक के तक को कर्नाटक तक कहते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक से तख्त को मलबार तक कहते हैं। यहाँ तटीय मैदान कुछ चौड़ा है। मलबार तक में अनेक लंबे और सड़कें अनूप है 80 किलोमीटर से अधिक लंबा। वेबडार्ड ऐसा ही एक अनूप है। इसी को कोची बंदरगाह बसा है। भारत की द्वीप। भारत के छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर है। यह अपेक्षाकृत बड़ा है। इसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दूसरे नाम लक्षद्वीप है। ये द्वीप समूह केरल तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। अंडमान द्वीपों में उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीपीय सम्मिलित है। पोर्ट ब्लेयर नगर इस संपूर्ण संघराज्य क्षेत्र की राजधानी ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। इस अंश जलमार्ग इस द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। इस द्वीप समूह में कारगर निकोबार, लघु निकोबार तथा वृहत निकोबार द्वीप सम्मिलित हैं। भारत संघ का दक्षिणतम सौर वृहत निकोबार द्वीप है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से इसका नाम इंदिरा ब्राइट रखा गया। ये द्वीप समूह समुद्री जल में डूबी पर्वत श्रृंखला के जैसा प्रतीत होता है। अंडमान का बैरन द्वीप भारत का अकेला जागृत ज्वालामुखी है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण द्वीप समूह में वायु सेना और नौसेना के अड्डे के साथ देशों बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के सम्मुख इस द्वीप समूह की स्थिति है। लक्षद्वीप समूह केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ये सभी प्रबल द्वीप है। इसका निर्माण प्रभाव जैसे अत्यंत सूक्ष्म जीवों के चूने कच्चे कवचों के लगातार जमाव से हुआ है। ये सभी द्वीप बहुत छोटे हैं। इसमें सबसे बड़े द्वीप मानिके का क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर। कवारत्ती इस द्वीप समूह की राजधानी है। अरब सागर तट के साथ साथ पश्चिमी तटीय मैदान फैला है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के तट के साथ विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में यथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र के जल प्रवाह प्रणाली से है, अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदी बहाकर ले जाती है। नदी पर अपना किस दिशा में बहकर समुद्र में मिलती है, ये कई कारक पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह की मात्रा तथा जल का वेग। भारत की भूमि के जल को बहाकर ले जाने वाली छोटी बड़ी अनेक नदियां हैं। भारत में अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र तथा दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र है। उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का बड़ा महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों को उद्गम हिमालय और उसके पार से यह नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है, क्योंकि ये तेज गति से अपनी घाटियों को घेरा कर रही है। अपरदन से
प्राप्त मिट्टी आदि को बहाकर ले जाती है और दक्षिणी भाग में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती है। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियाँ हिमालय से भी है। हिमालय विद्वान थी। जैसे जैसे हिमालय की पर्वत श्रृंखला ऊपर उठती गई, यह नदियाँ अपनी घाटियों को गहरा काटती रही। इसके परिणाम स्वरूप इन नदियों ने हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियाँ या महाखंड बना लिए। गुंजी जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखंड 5200 मीटर गहरा है। सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे ही महाखंड बनाए हैं। भारत प्रमुख नदियाँ, ये देखिए नदी कहाँ से बह रही है, ये मानचित्र द्वारा आपको बताया गया है। चित्र 16.2 भारत का प्रवाह तंत्र। उत्तरी भारत के प्रवाह तंत्र के 3 भाग है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रवाह तंत्र। सिंधु, झीलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ है। गंगा नदी तंत्र में रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी अपनी दक्षिण सहायक नदियों सहायता, यमुना, सोन और दामोदर नदियों का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का दिलबाग, लोहित, तीस्ता और मेदना प्रमुख नदियां हैं। दिलबाग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में, तीस्ता सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मेदना बांग्लादेश के उत्तर पूर्व में बहती है। दक्षिण भारत का प्रवाह तंत्र। दक्षिण भारत का एक बहुत ही पुराना भूभाग है, इसलिए इसकी नदियाँ वृद्धावस्था में हैं। इस नदी की सभी नदियों अपने आधार तल पर पहुंच गई है और अपनी घाटी को लंबवत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। अब तो ये नदी धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही है। इससे इसकी घाटियाँ चौड़ी होती जा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ऐसा विश्वास है कि हिमालय का निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्व की ओर हो गया था। नर्मदा और तापी को छोड़कर शेष सभी बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा और तापी नदी भ्रष्ट घाटियों से होकर गुजरती है। महानदी गोदावरी, कृष्ण, पोन्नर, पालर, कावेरी और बेगनाई दक्षिणी भारत के प्रवाह तंत्र की मुख्य प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग पर ढलान उत्तर की ओर अंत विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बह जाती है। यमुना और गंगा में मिल जाती है। इसमें चंबल, सिंध, बेतावा, कैन और सोन नदियां प्रमुख हैं। हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। जो नदियां हिमालय से निकलती है उसमें से अधिकतर सालनीरा है। उसमें वर्ष भर जल बना रहता है, क्योंकि शीत ऋतु में हिमनदी में फैली हिमानियों का जल पिघल कर नदियों में बहता रहता है। परिणाम स्वरूप सूखे के समय भी इसमें जल का प्रवाह बना रहता है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज़्यादा होता रहता है। वर्षा ऋतु में खूब पानी होता है, जबकि लंबी शरद ऋतु में बहुत कम पानी रहता है। कहीं कहीं तो वह सूख भी जाती है। भूआकृतिक विभागों की विविधता तथा पारस्परिक पूर्णता। भारत में विविध प्रकार की स्थलाकृतियाँ और उच्च के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तर में फैले इसके नवीन वलित पर्वतों के भौतिक लक्षण बड़े तीखे और सुस्पष्ट हैं। इनमें ऊंचे पर्वतीय दायरे और प्रवृत्ति ढाले, खड़े ढाल वाली गहरी नदी घाटियाँ सम्मिलित है। यदि एक और तीव्र ढाल है तो दूसरी ओर मंद ढाल है। यदि कुछ भाग रावण वनों से विहीन है तो दूसरे भाग विस्तृत वनस्पति से आच्छादित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय
वर्षा वनों से लेकर पर्वतीय घास भूमियाँ तक पाई जाती है। इसका अपने विस्तृत हिम क्षेत्रों में हिमनियों, निवली घाटियों सहित मनोरम जल प्रांतों तथा श्रीनगर की डल झील जैसे हिमनीकृत झीलों पर गर्व होना सर्वथा उचित है। युवा अवस्था वाली हिमालयी नदी अपने मार्गों में उछलती कूदती कल कल करती जल प्रांतों, क्षिप्रिकाओं और सोमपानी जल प्रांतों का निर्माण तीव्र वेग से बहता पसंद करती है। इसके गहरे महाखंड निश्चय ही साम्यकारी है। यह एक और क्रमिक रूप से ऊपर उठती पर्वत श्रृंखलाओं और दूसरी ओर हिमालय के उस पार की सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी घाटियों को नियंत्रण गहरा काटने वाली नदियों के बीच सतलुज स्थापित करती है। संसार में गिने चुने देशों को भी प्रकृति ने ऐसे भव्य तथा पशोबंद सौंदर्य से युक्त युवा वलित पर्वतों पर गर्व करने का लेश मात्र भी अवसर नहीं दिया है। भारतीय उपमहाद्वीपीय शीर्ष एशिया के मध्य भौतिक बाधा बनकर संसार की इन सर्वोच्च और सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाओं ने भारतीय उपमहाद्वीपीय में एक अनूठी संस्कृति को विकसित होने का अवसर दिया है। जलवायु विभाजन के रूप में इसकी भूमिका और भी अधिक प्रभावशाली। ये भूमि कृत्रिक विभाग हिम और जल के भंडार के रूप में कार्य करता है। इससे सैकड़ों सदानीर नदियाँ निकलती है। ये नदियाँ संसार के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक में होकर बहती है, उसे खींचती है। वास्तव में ये मैदान पर्वतों और उससे निकलने वाली नदी के द्वारा दिया गया उपहार है। ये जल विद्युत, जलवाहन, इमारती लकड़ी, विद्युत वनोत्पाद और औषधीय जड़ी बूटी का भंडार है। इनके साथ साथ कुछ विचित्र वन्य जीव भी पाए जाते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ गर्मियों और सर्दियों दोनों ही ऋतुओं में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है। उत्तरी मैदान विस्तार के दृष्टि से संसार में बेजोड़ है। इस समतल के सपाट मैदान का जल निकास अति उत्तम है। धरातलीय और भूमजल के द्वारा यहाँ काफ़ी सिंचाई की जाती है। संपील नदियाँ, चाप झीलें, गुफित नदी धाराएँ और वितरिकाओं का जाल इस अत्यंत समतल और सपाट मैदान की एकरूपता को भंग कर देती है। एक समय ऐसा था जब यह पूरा मैदान वनाच्छित था, लेकिन आज पूरे मैदान में खेतों में फसलों लहराती है। इसके डेल्टा के निचले भागों में ज्वारीय और गर्मवो वनों की पट्टियाँ हैं। इस जलवाहर और उपजाऊ मृदा वाले मैदान में हर साल दर साल विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इन्हीं में संसार की मुख्य जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का भरण पोषण होता है। भारी संख्या में गोजातीय पशु का पालन भी इसी मैदान में कृपा का फल है। वह संसार के खाद्यान्नों के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ अनेक प्रकार की दालें, अनाज, तिलहन, फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त कपास, जूट और गन्ना जैसी औद्योगिक या नकदी फसलें भी खूब पैदा की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का भूखंड उत्तरी पर्वतों और मैदानों के बिल्कुल ही विपरीत है, जहाँ सामान्य ऊंचाई की पहाड़ी पाई जाती है तथा जहाँ धरातल का अत्यधिक अपरदित और अनचिन्हित है। यह संसार के सबसे प्राचीन भूभागों में से एक। इसकी गोकृतिक पहाड़ियों और सपाट चोटियों वाले कटकों का सौंदर्य अद्भुत है। विधित कार्यतांत्रिक तथा प्राचीन ग्रेनाइट शैलों के द्वारा यहाँ पहाड़ियों, कठोर और सरलीकृत शैलों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी भारत के दक्कन के अलावा प्रदेश के विभिन्न प्रकार की सपाट चोटियों वाली पहाड़ियाँ और सोमपानी रचनाएं पाई जाती है। अरब सागर के तट के साथ साथ मीलों दूर तक अविच्छिन्न रूप से इसके प्रवण ढालों वाले दीवार जैसे कगार पाए जाते हैं।
इनके सौंदर्य का वर्णन देखने के बाद ही जा सकता है। यह भूआकृति विभाग ज्वार, बाजरे तथा कपास, गन्ना, कहवा, मूंगफली जैसी विविध औद्योगिक फसलों के लिए विख्यात है। खनिजों के भंडार के रूप में इसका बड़ा भारी महत्व है। ये लोग खनिज और कोयला तथा परमाणु का रेडियोधर्मी खनिज ईंधन विशिष्ट महत्व रखते हैं। यहाँ जल विद्युत में भी विशाल संसाधन है। इस प्रकार ये कृषि आधारित तथा खनिज आधारित दोनों की प्रकार के उद्योगों के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। हमारी तख्त रेखा कहीं सपाट है तो कहीं कटी-फटी है। कटी-फटी तख्त रेखा पर मुंबई और मलगांव जैसे विस्तृत प्राकृतिक पोताते मिलते हैं। तख्तीय पट्टियों के साथ गहरे तथा उथले जल वाली मछलियों के पकड़ने के लिए आदर्श दर्शाए विद्यमान है। पूर्वी तख्तीय मैदानों में बड़े उपजाऊ डेल्टा है जो सचमुच धन के कटोरे बन गए हैं। यदि यहाँ तक उंजन का उदाहरण है तो इसके विपरीत पश्चिमी तट का प्रमुख भाग निजित तट का उदाहरण है। कृषि की उपजों में चावल, नारियल, रबड़, तंबाकू और मसाले प्रमुख हैं। यहाँ अब तक तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों का भी पता चला है। यह लक्षद्वीप प्रबल निर्मित है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखलाओं की उन्नत चोटियाँ हैं। मुख्य भूमि की सुरक्षा के लिए इन द्वीपों का विशेष सामरिक महत्व है। इनके तख्तों को परखने वाले समुद्रों के पार 7 देश है। यह देश है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका। ये द्वीप मत्स्य, अखेट वनों और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन प्रकार उच्चवच के बड़े और छोटे लक्षणों ने तथा स्थल कृतियों ने हमारी संस्कृति को संपन्न बनाने में योगदान दिया है। इन्होंने ही कृषि की क्षमता को बढ़ाया है, जिसमें जहाँ लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी, इन्होंने ही आधुनिक उद्योगों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इस प्रकार सभी भू आकृतिक विभाग पूरी तरह से आयोजित है। आपने क्या सीखा? उत्तर में चंगनचूबी पर्वत से घिरा तथा दक्षिण में समुद्रों और महासागरों से परिवेष्टित भारतीय उपमहाद्वीप में विविध संस्कृति के विकास के विषय में स्पष्टीकरण भी इसी में मिल जाता है। उपमहाद्वीप में भारत का ही वर्चस्व है, क्योंकि इसकी कुल जनसंख्या का 3/4 भाग भारत में निवास करता है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप में प्रत्येक सदस्य देश के साथ इसकी साझी सीमाएं हैं। हिंद महासागर के शीर्षक पर स्थित होने के कारण ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। स्वेज नहर का निर्माण के पश्चात यूरोप और उत्तर अमेरिका के साथ संपर्क करना बहुत आसान हो गया। फ्रांस की खाड़ी के निकटवर्ती तेल संपन्न देशों से भारत अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित है। अंशीय विस्तार के अधिक होने के कारण भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों की जलवायु में भारी अंतर हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच में 2 घंटे का अंतर होने में देशांतरीय विस्तार का अधिक होना ही मुख्य कारक है। 80 सेल्सियस 30 पूर्वी देशांत को प्रधान मध्याह्न रेखा स्वीकार करके समय के इस अंतर को काफ़ी कम कर दिया गया है। इसका स्थानीय समय ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। इसका अर्थ ये हुआ है कि हमारे स्थलीय तथा जलीय संसाधनों पर जनसंख्या का बड़ा भारी दबाव है। भारत में भूआकृतिक विभाग बड़े स्पष्ट है तथा इसमें बहुत अंतर पाया जाता है। वास्तव में इनमें से प्रत्येक को अपने प्रकार के आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें चाहे पर्वत हो या पठार हो या मैदान हो, भले ही विभिन्नता को बढ़ाने वाले हो, लेकिन यह आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। ये इन सभी विविध प्रदेशों को अन्योन्यत मिश्रण देते हैं। इससे सारा देश एक आर्थिक और राजनीतिक सत्ता बन गया है। इससे देश के छोटे बड़े सभी भागों को लाभ मिलता है।
दोस्ती चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।